हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। आज की क्लास में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और यहाँ से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के जेई नेट एंड गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो मैटर को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्सेज। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेज जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मींस इनमें अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, तो पार्टिकल जो है वो पास पास रहेंगे अट्रैक्शन की वजह से और इस टाइप से कोई भी पैक्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, इसके जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज है वो होंगे मीडियम रेंज के। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल पास पास तो रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रहते, इनका कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता। जैसे वाटर है, इसको अगर अपन ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर किसी अदर कंटेनर में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा। गैस, यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, वेरी लेस, बहुत ही कम। और आइडियल गैस के लिए तो हम जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है उसको 0 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम गैस को हवा में खुला छोड़ेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर फैल जाएंगे, उनमें कोई टाइप का अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो देखो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज हो गई कि जो सॉलिड है यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास रहेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। ठीक है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज है, डेंसिटी हो जाएगी हाई। ठीक है, सेकंड, इनकी डेफिनेट शेप या साइज होता है, डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, अब अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, इसका मतलब यहां पे ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशंस आर एब्सेंट। ठीक है, लेकिन अपनी पोजीशन पे रह के ये वाइब्रेट तो कर सकते हैं, तो इनमें वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट होता है, वाइब्रेशनल मोशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, देखो जब हम सॉलिड पढ़ते हैं तो 2 टर्म हमारे सामने आती है, एक तो लैटिस और दूसरा यूनिट सेल। ठीक है, लैटिस एंड यूनिट सेल। लैटिस क्या होता है, देखो 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। और लैटिस पॉइंट जो है वो हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या कोई भी टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, लैटिस पॉइंट का जो 3D अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस। और लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या कोई भी टाइप के पार्टिकल। और यूनिट सेल्स क्या होती है, देखो सॉलिड जब क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं तो एक यूनिट के बार बार रिपीट होने से बनते हैं। ठीक है, तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम यूनिट सेल बोल देते हैं। तो यूनिट सेल क्या हो गई, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, यूनिट सेल हम अपनी मर्जी से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, जो सभी यूनिट सेल है क्रिस्टल की सभी सेल्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल यूनिट सेल्स मस्ट बी आइडेंटिकल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिट सेल्स जो है उनमें गैप नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, इनके बीच में गैप नहीं हो सकता, कैन नॉट हैव गैप्स बिटवीन देम, यूनिट सेल्स में गैप नहीं हो सकता। ठीक है, वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो अब देखो जैसे हमें किसी भी सिस्टम के लिए यूनिट सेल बनानी हो, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है इस टाइप का, ठीक है, इसमें इस टाइप से एटम का अरेंजमेंट है। अब हमें बतानी है यूनिट सेल। ठीक है, तो एक यूनिट सेल सिलेक्ट करते हैं हम, जैसे हमने ये यूनिट सेल सिलेक्ट की, ठीक है, दूसरी
यूनिट सेल ये सिलेक्ट कर ली। क्या इस टाइप से यूनिट सेल का सिलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये जो यूनिट सेल है वो आइडेंटिकल तो है, ठीक है, सेम एटम से मिलके बनी है, लेकिन इसके बीच में क्या है? गैप, ठीक है। गैप आने की वजह से ये हमारी यूनिट सेल नहीं हो सकती। दूसरा, अगर हम यूनिट सेल ये सिलेक्ट करें, इसके बीच में गैप नहीं है, तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, ये यूनिट सेल्स आइडेंटिकल नहीं है। कैसे? देखो यहाँ पे इसका जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो रेड है, ठीक है, और इसका जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो ब्लैक है, ठीक है। तो एटम्स का अरेंजमेंट सेम नहीं है, तो ये भी हमारी यूनिट सेल नहीं हो सकती। तो फिर देखो यूनिट सेल हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे अगर इस सिस्टम के लिए मुझे यूनिट सेल सिलेक्ट करनी हो, ठीक है। अगर मैं ये वाली यूनिट सेल सिलेक्ट करूं तो, ठीक है, दूसरी ये हो जाएगी क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं हो सकता, हमें कंटिन्यू यूनिट सेल लेनी होगी। ये देखो ये दोनों सिमिलर है क्या? बिल्कुल। इनमें एटम का अरेंजमेंट सेम है, रेड ब्लैक रेड, और इसमें भी रेड ब्लैक रेड, और बाकी एटम्स का अरेंजमेंट भी सेम है, तो ये हमारी यूनिट सेल हो सकती है। जैसे हम क्यूबिक, जैसे हम क्रिस्टल्स की बात करें सॉलिड के लिए, तो हम यूनिट सेल कैसे लेते हैं? क्यूबिक। एक क्यूब को हम यूनिट सेल बोलते हैं, और हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इस टाइप की यूनिट सेल से पूरा क्रिस्टल बना होगा, इसी यूनिट के बार बार रिपीट होने से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी सॉलिड्स में? यूनिट सेल। यूनिट सेल देखो 4 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक को हम प्रिमिटिव टाइप भी बोल देते हैं, प्रिमिटिव टाइप जो सिंपलेस्ट है, ठीक है। सेकंड होती है फेस सेंटर्ड FCC, इसको क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। थर्ड BCC, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फोर्थ ECC, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी लैटिस है, ठीक है, एक उसकी यूनिट सेल है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से टाइप की है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास यूनिट सेल में ऐसा है कि एटम्स लाइज ओनली एट ईच कॉर्नर, ठीक है, सिर्फ सभी कॉर्नर पे ही एटम हो। जैसे क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं? 8, सिर्फ 8 कॉर्नर पे ही एक एक एटम हो और कहीं भी कोई दूसरा एटम ना हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक क्या हो गया? एटम्स लाइज ओनली एट ईच कॉर्नर। अगर सिर्फ कोने पे एटम हो तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे देखो जैसे हम इस फेस को अलग निकाल लें, ये वाली जो फेस है, ठीक है, राइट वाली, इस फेस को अगर हम यहाँ पे अलग निकालेंगे तो देखो ये फेस ऐसी होगी, ठीक है। यहाँ पे कितने एटम है? 4। इस कोने पे एक एटम है, इस कोने पे एक एटम है, एक यहाँ कोने पे है और एक यहाँ पे। देखो ये जो फेस है ये पूरी एटम से मिलके ही बनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटे छोटे एटम है और उन्होंने ये बॉन्ड बना रखे हैं फिर ये फेस बनी है, नहीं। एटम्स बिल्कुल पास पास होते हैं सॉलिड में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ज्यादा है तो एटम बिल्कुल पास है और उन्होंने ऐसे एक फेस बना रखी है, ठीक है, जैसे ये ब्लैक वाली। अब देखो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो साइड है इसको हम एज लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है? एज लेंथ। इसके जो एजेज है उनकी लेंथ, इसको हम ए बोल देते हैं कि ये जो लेंथ है वो ए है, ठीक है। अब क्यूब में तो सभी साइड्स इक्वल होती है, तो ये सभी एज लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? ए, ठीक है। साइड्स क्या होगी? ए लेंथ की, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इस एटम की रेडियस और इस ए में रिलेशन बताना होगा तो क्या होगा? देखो ये वाले एटम की रेडियस है और ये वाली इस एटम की रेडियस है, तो टोटल साइड जो है वो 2r के इक्वल होगी क्या? मींस a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2r, ठीक है। तो ये जो एक एज लेंथ है, कोई सी भी एज लेंथ आप लोगे, क्यूब में सभी एजेस सेम होते हैं, ठीक है। तो एक एज लेंथ जो है वो एटम की रेडियस का डबल हो गया। सभी एटम सेम है तो सभी की रेडियस सेम हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2r। ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड में देखो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा? एटम्स लाइज एट ईच कॉर्नर, सभी 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम होगा, ठीक है। प्लस
at the center of each face। एटम्स कहां कहां पे प्रेजेंट होंगे, ये आठों कॉर्नर पे एटम होंगे, ये तो पहले भी था सिंपल क्यूबिक में। अब एफसीसी में क्या हो जाएगा, ये जो फेसेज है, जैसे ये वाली फेस है, इसके सेंटर पे एक एटम होगा, ठीक है। लेफ्ट वाली फेस के सेंटर में भी एक एटम होगा, ये जो अपर फेस है इसके सेंटर में भी एक एटम है, और लोअर फेस के सेंटर में भी एक एटम है। पीछे वाली जो फेस है, ये वाली पीछे वाली फेस, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में भी एक एटम हो जाएगा, और आगे वाली फेस के सेंटर में भी एक एटम होगा। ये हो गया एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ये वाली फेस है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही पहले ये चार एटम थे कोने पे, जैसे ही इनके बीच में एक एटम आया तो ये कोने वाले चारों तो अलग अलग हो गए, ठीक है। जैसे ही इनके बीच में एटम आ गया तो कोने वाले एटम चारों क्या हो गए, दूर दूर। ये सारे एटम सेम साइज के, अभी बनने में कोई छोटा बड़ा बन सकता है, ठीक है। एक ही मेटल से बना हुआ क्रिस्टल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जैसे ये पोटेशियम आयन है, ये भी पोटेशियम है, ये भी पोटेशियम, ये भी पोटेशियम, तो सभी क्या सेम साइज के हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गई, एक फेस। जैसे मैंने ये वाली फेस बाहर निकाल ली तो ये कोने वाले चारों एटम, और जैसे ही इनके बीच में एटम आया, ये जो फेस के सेंटर वाला है, तो ये चारों अलग अलग हो गए, अब ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब जो ए है वो 2r के इक्वल नहीं रही, ठीक है। ये वाली रेडियस प्लस ये वाली रेडियस, और इनके बीच में ये वाला गैप भी आ गया, तो ए इज नॉट इक्वल टू 2r। तो रेडियस का एज के साथ रिलेशन क्या होगा, देखो हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, तो इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। ये क्या है, फेस डायगोनल। अब इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं क्या कि ये कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, हमें पता है ये वाली जो एज लेंथ है वो a है, ये वाली भी a है, सभी साइड से a हो जाएगी क्यूब के लिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो फेस डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो फेस डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। एंड फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2a, ठीक है। तो फेस डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो गया, √2a, ठीक है। फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2a। अब देखो हमें a का रिलेशन बताना है रेडियस के साथ, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से तो हम रेडियस के साथ रिलेशन बता नहीं सकते, क्योंकि ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस और बीच का ये वाला भी जो गैप है वो मिलके a बना रहा है। तो इधर से देखते हैं, देखो ये इस एटम की रेडियस है, ठीक है, ये हाफ इस एटम की रेडियस है, ये इधर से रेडियस है, और ये रेडियस, तो 4 रेडियस के बराबर √2a हो गया क्या, ठीक है। मतलब ये 4 रेडियस जो है ये मिलके क्या बना रहे हैं, √2a। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, √2a इज इक्वल टू 4r, मीन्स फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू 4r। ये रिलेशन हो गया फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। ये क्लियर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, कोई भी एक यूनिट सेल हम लेते हैं, सभी 8 कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, ठीक है। उसके अलावा एटम कहां पे होगा, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। 8 कॉर्नर पे एक एक एटम है, और बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, जैसे रूम को अगर हम क्यूब मान ले तो रूम के बिल्कुल सेंटर में एक एटम है, ठीक है। ये किसी भी फेस या एज को टच नहीं कर रहा, किसी भी कोने को कोने पे नहीं है, ये कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो एटम्स कहां पे हो गए, एट ईच कॉर्नर, प्लस एट द सेंटर ऑफ बॉडी, एट द सेंटर ऑफ बॉडी या क्यूब, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, बीसीसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एटम्स थे, ये वाले चारों एटम और ये वाले चारों एटम क्यूब में, तो सिंपल क्यूबिक में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब जैसे ही क्यूब के बीच में हमने एक एटम डाला तो ये एटम सारे दूर दूर हो गए क्या, ठीक है। अब इसके लिए हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो ये वाले प्लेन की अगर अपन बात करें, ये डायगोनल प्लेन है, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला प्लेन लिया,
ठीक है। इस प्लेन को अगर अपन बाहर निकाल लें तो एटम कैसे हो जाएंगे, चार, ये सेंटर वाला एटम है, बॉडी के सेंटर वाला 2D में बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये कौन से हो गए, कोने वाले एटम्स, ठीक है। इस प्लेन को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें रिलेशन बताना है इसका, ठीक है। तो ये देखो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से जा रहा है क्या, ठीक है। ऊपर वाली फेस का ये वाला कॉर्नर किससे मिलेगा, इससे, ठीक है। जैसे कोई दूसरा क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या बनाना है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। पहले हम फेस डायगोनल बना रहे थे, अब हमें बॉडी डायगोनल बनाना है। तो जैसे ये वाला जो है ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉडी डायगोनल बॉडी के बिल्कुल सेंटर से आ रहा है क्या, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर में जो एटम है उसको टच करते हुए आ रहा है। अब हमें बताना है कि ये लेंथ कितनी होगी, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, ये हमें पता है ए है, ठीक है। ये लेंथ कितनी है ए, क्योंकि ये तो साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी है, फेस डायगोनल है, ये नीचे वाली फेस पे मैंने अपोजिट कॉर्नर को मिलाया है, ये नीचे वाली फेस है, ठीक है। इसके अपोजिट कॉर्नर को मिलाया तो ये क्या हो गया, फेस डायगोनल, और इसकी वैल्यू कितनी है, √2a, अभी हमने देखा था। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, मींस बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a, ये होगी बॉडी डायगोनल की वैल्यू। तो अब देखो ये जो बॉडी डायगोनल है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, बॉडी डायगोनल, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, √3a, ठीक है। अब देखो रेडियस का इसके साथ रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये इस एटम की रेडियस है, इस एटम की रेडियस को 2 बार काउंट करेंगे, और ये इस एटम की रेडियस, तो √3a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4r, ठीक है। तो ये जो तीनों क्यूबिक सिस्टम हमने पढ़े हैं, इनके लिए हमने क्या क्या रिलेशन निकाला है, देखो सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन क्या है, सिंपल क्यूबिक में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। एफसीसी में क्या हो जाएगा, √2a इज इक्वल टू 4r, ठीक है। बीसीसी में क्या हो जाएगा, √3a इज इक्वल टू 4r। ये तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ईसीसी क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, एटम्स लाइज एट ईच कॉर्नर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना कॉमन एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। एटम लाइज एट ईच कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ 2 opposite faces, ठीक है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, जैसे एफसीसी में सभी 6 फेस के सेंटर में एक एक एटम था, क्यूब की टोटल 6 फेस होती है, सभी 6 फेस पे सेंटर में एक एक एटम था। इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी 2 फेस के सेंटर पे एटम है, जैसे हम इस वाली फेस के सेंटर में एक एटम लगाएंगे तो सामने वाली फेस के सेंटर में भी एक एटम है, ठीक है। लेफ्ट वाली फेस के सेंटर में एक एटम लगा रहे हैं तो राइट वाले में भी एक एटम है, कोई भी सिर्फ 2 फेसेस पे एटम है। तो ये हो गई हमारी सभी टाइप की यूनिट सेल। यहाँ पे याद रखने वाला क्या है कि सिंपल क्यूबिक के लिए एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है, एफसीसी के लिए क्या है और बीसीसी के लिए क्या है, ठीक है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक। हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना सीख लिया। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ रहे थे, 1 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। एफसीसी में क्या था, 4 एटम पर यूनिट सेल, बीसीसी में 2 एटम पर यूनिट सेल, और ईसीसी में भी क्या था, 2 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल से मतलब हमारा एक क्यूब से। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसमें हमें पता है 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, ये वाले जो है कॉर्नर। और फेसेस कितनी होती है, 6 फेसेज होती है। ये जो है एजेस कितनी होती है, 12, ठीक है। एजेस कितनी होती है, 12। कौन कौन सी, देखो 4 तो ये वाली एज 1 2 3 एंड 4 जो इसका फ्लोर बना रही है, ठीक है। 4 जो इसकी छत बना रही है,
तो 8 एजेज ये हो गई और 4 ये वाली एजेज, ठीक है। तो टोटल एजेज कितनी हो गई 12। इसके अलावा देखो अगर हम फेस डायगोनल की बात करें, ठीक है, फेस डायगोनल जो एक फेस के अपोजिट कॉर्नर से मिलके बना हो, ठीक है। तो देखो एक फेस पे हम 2 फेस डायगोनल बना सकते हैं, ठीक है। ईच फेस हैव 2 फेस डायगोनल, ठीक है। तो टोटल क्यूब में कितने डायगोनल फेस डायगोनल हो गए? टोटल फेसेस 6 होती है, एक फेस पे हम 2 बना सकते हैं, तो टोटल 12 फेस डायगोनल हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे? देखो बॉडी डायगोनल जो है वो अपोजिट कॉर्नर से मिलके बना होता है, मतलब 2 कॉर्नर के में से होके एक बॉडी डायगोनल पास होता है। तो टोटल 8 कॉर्नर है, तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए? 4, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता है। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि हमारे पास कोई भी एक यूनिट सेल है, ठीक है, उसके सभी 8 कॉर्नर पे एक एक एटम है, ठीक है। एटम्स कहां कहां पे है? एट ईच कॉर्नर, ठीक है। दूसरा एट द सेंटर ऑफ बॉडी, एट द सेंटर ऑफ बॉडी भी एटम है, ठीक है। थर्ड एट द सेंटर ऑफ ईच एज, ठीक है। हर एक एज के सेंटर में भी एक एटम है। अब मुझे बताना है एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज में गिवन होगा हमें। तो देखो हर एक कॉर्नर पे एक एटम है, 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 एटम हो गए, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ बॉडी एक एटम है, ठीक है। और बॉडी का जो सेंटर है, क्यूब का जो सेंटर है, वो सिर्फ उसी क्यूब में ही तो होता है, किसी और के साथ शेयर नहीं होता, तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% इसी में, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ ईच एज, एजेस कितनी होती है? 12, तो अपने पास 12 एटम है हर एक एज के सेंटर में, ठीक है। और देखो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अगर हम एज की बात करें, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, इसकी ये वाली जो एज है, ठीक है, वो इसके पास वाले क्यूब में भी तो शेयर्ड होगी, जैसे ये इसके पास वाला कोई क्यूब है, ठीक है। इसके पीछे वाला जो क्यूब है, इस क्यूब के पीछे जो क्यूब है, उसमें भी तो ये एज शेयर्ड होगी, जैसे ये पीछे वाला क्यूब है, ठीक है। और इसके पीछे जो क्यूब है उसमें भी तो ये एज तो कॉमन है, ठीक है। तो एक एज जो है वो 4 क्यूब में शेयर्ड होती है, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये कितना आएगा? 1 + 1 + ये कितना है? 3। तो टोटल 5 एटम्स पर यूनिट सेल हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, हमें एटम पर यूनिट सेल निकालना होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 12 में पूछा था नेट के पेपर में, सॉरी दिसंबर 13 में। 12 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, उसके डेटा अलग थे बस। ये दिसंबर 13 में पूछा था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी FCC क्रिस्टल है, ठीक है, विद डायमेंशन, मतलब अपने को ए गिवन है, डायमेंशन मीन साइड की वैल्यू, ठीक है। ए कितना है? 4 एंगस्ट्रॉम, और बताना है क्या? रेडियस। तो हमें पता है कि FCC के लिए क्या होगा? √2a = 4r, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो r कितना हो जाएगा? रेडियस पूछे अपने से, ठीक है, तो r कितना हो जाएगा? √2, ठीक है। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, ठीक है। तो आंसर क्या था? ये वाला जो क्वेश्चन है सी पार्ट में पूछा था, मतलब 4 नंबर का। अगर हमें सिर्फ ये रिलेशन याद था तो 4 नंबर बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, ठीक है।